नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 चतुर्भुज के पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज से संबंधित आधारभूत तथ्यों को समझेंगे और फिर प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस अध्याय से पहले के सभी अध्यायों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं और प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को भी मैं हल करवा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 9th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 8 चतुर्भुज पर। यह है आपका अध्याय 8 चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस अध्याय में सबसे पहले भूमिका में हम लोग यह समझेंगे कि चतुर्भुज के आधारभूत तथ्य क्या है, यह चतुर्भुज है क्या। फिर अगले टॉपिक चतुर्भुज के कोण योग गुण में हम लोग यह समझेंगे कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। फिर इसके बाद चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकार को अच्छे से समझेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद चतुर्भुज के प्रकारों में से एक प्रकार होगा समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण। और इसके बाद अंत में प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से समझाकर आपको हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने अध्याय 8 पे, जिसका नाम है चतुर्भुज। देखिए, यह जो अध्याय 8 है, इसे पिछला जो अध्याय था 7, इसमें त्रिभुज को पढ़ना था और त्रिभुज को आपने अच्छे से पढ़ा था, समझा था, और उसके सभी प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों का आपने हल भी किया था। त्रिभुज में आपने यह समझा था कि 3 असरेख बिंदुओं के युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यानी 3 असरेख बिंदु, इसको आप जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको त्रिभुज प्राप्त होगा। इसको हम थोड़ा कॉपी पर समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह सरेख बिंदु और असरेख बिंदु है क्या। इसको आप पिछले अध्याय में अच्छे से समझ चुके हैं। सरेख बिंदु को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और असरेख बिंदु को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, सरेख बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो अगर आप ऐसे बिंदु अगर दे देंगे, ठीक है, तो देखिए यह तीनों बिंदु को मिला के आप एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए यह बिंदु ऐसा है, यह बिंदु ऐसा यहाँ पे और यह बिंदु यहाँ पे, देखिए आप आसानी से इस तीनों को बिंदु मिला के रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा बिंदु जिसको मिला के आप एक रेखा खींच सकते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन यह जो असरेख बिंदु है, मान लीजिए आप एक बिंदु यहाँ दे दीजिए, एक बिंदु यहाँ दे दीजिए और एक बिंदु यहाँ दे दीजिए। अब बताइए, अब इस तीनों को मिला के आप रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। आप किसी दो को मिला के रेखा खींच सकते हैं, या इसको मिला के आप रेखा खींच सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर तीनों को मिला के आप सोचेंगे कि हम एक रेखा खींच दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह जो तीनों बिंदु है, यह कैसा बिंदु है? यह असरेख बिंदु है। इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यही आपके परिभाषा में कह रहा है, त्रिभुज के परिभाषा में, कि 3 असरेख बिंदुओं के युग्मों को जोड़ने से जो आकृति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, यह 3 बिंदु है और तीनों असरेख है, यानी तीनों के ऊपर से एक रेखा नहीं खींच सकते हैं। इस दोनों को मिला के एक रेखा खींच सकते हैं, इस दोनों को मिला के एक रेखा खींच सकते हैं और इस दोनों को मिला के एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक। तो 3 असरेख बिंदुओं के युग्मों को जोड़ने वाला जो आकृति होता है वह क्या कहलाता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसको आप पिछले अध्याय में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यही आपके इस अध्याय के भूमिका में कह रहा है कि जिस प्रकार 3 असरेख बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बन जा रहा है, उसी प्रकार अगर आप 4 असरेख बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा? यह चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। कोई भी 4 असरेख बिंदु जो एक रेखा पर नहीं पड़े, इस चारों बिंदु के युग्मों को आप मिला दीजिए, ठीक है, यह क्या बन जाएगा आपका? यह बन जाएगा आपका चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक। इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि 4 असरेख बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। या और भी लिख सकते हैं, दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। एकदम आसान है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम चतुर्भुज को यानी क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं आकृति के रूप में। देखिए, यह 4 बिंदुओं से जुड़ा हुआ एक आकृति है। एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। यह 4 असरेख बिंदुओं से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक। और 4 भुजाओं से भी यह घिरा हुआ आकृति है। यही क्या है? यही चतुर्भुज है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, ठीक है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि इसमें भुजा क्या है, जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। फिर शीर्ष को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। फिर कोण को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। फिर विकर्ण को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल,
ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो है भुजा, जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं, यह तो आपको पता ही है। यह ए बी क्या है, एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, सी डी एक भुजा है और ए डी भी क्या है, एक भुजा है। ठीक है, तो भुजा तो आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब हम अगला बिंदु को समझते हैं जिसका नाम है शीर्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए यह जो बिंदु है, ठीक है, यह दो भुजा जिस बिंदु पर मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ठीक, या तो आप त्रिभुज में समझ ही चुके अच्छे से पिछले अध्याय में। अगला आपका है टॉपिक कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक, तो देखिए दो भुजा जो घिरा हुआ है जिस कोण से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ है, यह भी कोण है, यह भी कोण है और यह भी कोण है। ठीक है, तो कोण क्या है, एंगल क्या है एक चतुर्भुज में, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम अंतिम जो है वह है विकर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। तो विकर्ण आप पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो फिर से आप देख ले। देखिए जब इस बिंदु को हम इस बिंदु से जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसा भुजा जो किसी आकृति को बीचों बीच काटता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ए सी एक विकर्ण है। ठीक है, बी डी भी एक क्या है, विकर्ण है, यह बीचों बीच इस चतुर्भुज को काट रहा है। ठीक, तो ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल। तो आशा आप समझ गए होंगे भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण क्या है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है चतुर्भुज का कोण योग गुण। इसमें हम लोग यह समझेंगे कि एक चतुर्भुज जो होता है, चार भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति होता है, उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यह कैसे होता है इसको हम एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यह है आपका चतुर्भुज। ठीक, और चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यह भी आप अपनी किताब में पढ़ा है। ठीक, यानी यह जो चतुर्भुज है इसमें कितने कोण बन रहे हैं, देखिए एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है और एक कोण यह है। तो इस चारों कोणों का जो योग होगा, इसको कोण आप एक मान ले, इसको दो मान ले, इसको तीन मान ले और इसको चार मान ले, तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार, यह चारों को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक, अब यह कैसे आएगा, तो आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें आप एक विकर्ण दे दीजिए यहाँ से बी से लेकर डी तक। ठीक, तो अब देखिए जो चतुर्भुज है आपका दो त्रिभुज में बदल गया। ठीक, एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह हो गया। ठीक, अब देखिए एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180। ठीक, और इस त्रिभुज के भी सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक, तो 180 और 180 मिलकर कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, 180 और 180 को आप जब जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 360। तो एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। और यह कैसे होता है इसको भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है चतुर्भुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के देखिए मुख्यतः 6 प्रकार है जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। पहला है समलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। दूसरा है समांतर चतुर्भुज, जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा है आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। चौथा है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। पांचवा है वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और छठा है पतंग, जिसको इंग्लिश में काइट कहते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके अच्छे से आकृति में समझ के देख लेते हैं कि यह है क्या। देखिए इसमें जो पहला प्रकार है वह है समलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए ट्रेपेजियम का जो आकृति होता है वह ऐसा ही होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा क्या है आपको पता है। ठीक, यानी आमने सामने का जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, यह होगा। इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, यह होगा। तो सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म समांतर होता है। ठीक, यानी देखिए इसमें ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। तो यह क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, यानी ट्रेपेजियम हो जाएगा। इसमें क्या है, ए बी समानांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, तो जब एक भुजा का युग्म क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है एक दूसरे के, तो यह क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, यानी ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले उदाहरण। देखिए हमारा अगला जो चतुर्भुज का प्रकार है वह है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। देखिए इस अध्याय में हम लोग इसी पर अच्छे से समझेंगे और इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न को हल करने वाले, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। सबको आप नोट करते चलेंगे कॉपी में। हम देखते हैं यह समांतर चतुर्भुज है क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो आकृति होता है वह ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं।
देखिए सम्मुख भुजा यानी ए बी के सम्मुख डी सी होगा, ठीक, और बी सी के सम्मुख कौन होगा, ए डी होगा। तो सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है वह क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, यानी ए डी समानांतर होगा बी सी के और ए बी समानांतर होगा सी डी के, ठीक। इसमें क्या होगा, ए बी भुजा समानांतर होगा किसके, डी सी के, और ए डी समानांतर होगा बी सी के, ए डी समानांतर होगा डी सी बी सी के, ठीक। यह समांतर का साइन है, आपको पता है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप समझ चुके हैं अच्छे से। इसमें क्या होता है, दोनों भुजाओं का जो युग्म होता है वह क्या होता है, समान होता है, ये समांतर होता है, यानी ए बी समानांतर सी डी और ए बी सी समानांतर ए डी, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। हमारा चतुर्भुज का अगला जो प्रकार है वह है आयत। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। यह इसी आकृति का होता है, ठीक। इसके चारों अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक, यानी यह कोण, यह कोण और यह कोण और यह कोण, यह चारों अंतः कोण जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे, लिखते चलेंगे। और दूसरा बात यह है कि सम्मुख भुजाओं का युग्म समान तो होता ही और समांतर भी होता है, ठीक, यानी ए बी डी सी के समान होगा और एक दूसरे के समांतर भी होगा, और बी सी जो होगा वह ए डी के समान होगा और एक दूसरे के समांतर भी होगा, ठीक है। तो आप आयत के बारे में समझ चुके हैं, इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अब देखिए चतुर्भुज का अगला जो प्रकार है वह है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, ठीक है। यह इसी आकृति का होता है। इसके सभी भुजाएं एक समान होते हैं, यानी जितना ए बी है उतना ही बी सी, उतना ही सी डी और उतना ही ए डी। यह चारों भुजा जो होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर ए डी, ठीक है। चारों भुजा क्या होता है, एक समान होता है। और दूसरा इसका गुण यह है कि सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होते हैं, ठीक। इसके सम्मुख भुजा जो होते हैं, यानी ए बी के सम्मुख कौन होगा, सी डी, ठीक है। यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे का समांतर होगा, यानी ए बी समांतर सी डी, ठीक। और फिर देखिए बी सी के सम्मुख कौन होगा, ए डी, तो बी सी भी समानांतर होगा ए डी के, ठीक है। बी सी समानांतर हो जाएगा ए डी के, ठीक। तो समचतुर्भुज का जो गुण है सो यही है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे अगले प्रकार की तरफ। चतुर्भुज का जो अगला प्रकार है, पांचवा प्रकार, वह है वर्ग। इस वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसके बारे में आप परिचित होंगे, यह इसी आकृति का होता है, ठीक। इसके चारों अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चारों अंदर का जो कोण होता है वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। और चारों भुजा एक समान होता है, यानी ए बी बराबर बी सी, ठीक, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी, यानी यह चारों भुजा जो है वह क्या होता है, एक समान होता है। आशा आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं चतुर्भुज के अगले प्रकार की तरफ। देखिए चतुर्भुज का जो अंतिम प्रकार है, छठा नंबर, वह है पतंग। पतंग तो आप उड़ाए होंगे, ठीक है, उसी आकृति का यह होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में काइट कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। इसमें क्या होता है, आसन भुजाओं का युग्म समांतर होते हैं, ठीक। देखिए समांतर नहीं होता है, समान होते हैं, ठीक। आसन भुजाओं का युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए आप तो यह जानते हैं कि सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, जैसे इसके सम्मुख हो जाएगा यह, इसके सम्मुख हो जाएगा यह, लेकिन आसन भुजा जो होता है वह बगल का भुजा होता है, यानी इसका आसन भुजा अगर कहा जाए तो यह होगा, ठीक। इसका आसन भुजा अगर कहा जाए तो यह होगा। आसन भुजा का मतलब होता है बगल का भुजा, ठीक है। तो आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, समान होता है, यानी ए डी जितना होगा उतना ही ए बी भी होगा, ठीक। अगर यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। जितना बी सी होगा उतना ही डी सी भी होगा। अगर मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। तो आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, समान होता है इसमें, ठीक। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यही आकृति क्या है, पतंग है। तो चतुर्भुज का जो 6 प्रकार है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आप अपने किताब में यह दे सकते हैं कि चतुर्भुज का जो प्रकार है, इसमें जो चित्र सब दिया हुआ है, इसमें पहला नंबर जो चित्र है यह किसका है, यह समलंब है, ट्रेपीजियम है, ठीक। इसका एक भुजा का युग्म क्या है, समांतर है। दूसरा नंबर जो है यह समांतर चतुर्भुज का आकृति है, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसका दोनों युग्म क्या होता है, समांतर होता है। यह देखिए यह आयत है, ठीक, इसके सभी अंतः कोण 90 डिग्री के हैं। और देखिए यह जो है यह समचतुर्भुज है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, ठीक। इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक। अगला जो है देखिए यह वर्ग है, ठीक। आपको तो पता ही इसका चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। और सबसे अंतिम वाला जो है यह क्या है, यह पतंग है, ठीक। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं, चतुर्भुज का प्रकार कितना है आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। इसमें हम लोग यह समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हैं, उसको प्रमेय के रूप में हम एक एक करके समझेंगे। इसमें 8 को प्रमेय होगा, 8 प्रमेय को हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप 6 को जो चतुर्भुज का प्रकार पढ़े हैं उसी में से एक यह प्रकार है समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक। और इसी के बारे में हम अच्छे से जितने भी गुण हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे। और आपका जो प्रश्नावली है 8.1 वो अभी इसी से संबंधित है, ठीक है। तो हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण को प्रमेय के रूप में एक एक करके अच्छे से देखते हैं। देखिए प्रमेय 8.1 में क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक। सर्वांगसम क्या है आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा खूबी पर समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है कैसे उसको 2 त्रिभुजों में सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। देखिए मान लीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, ठीक। क्या कर रहा है, एक विकर्ण, इसमें हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। देखिए मान लीजिए यह क्या है, यह विकर्ण है, ठीक है। बीचों बीच जो काटता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक। उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब देखिए ये जो ये समांतर चतुर्भुज है यह 2 त्रिभुजों में बदल गया, ठीक है। एक त्रिभुज यह हो गया और दूसरा त्रिभुज यह हो गया। एक त्रिभुज होगा त्रिभुज ABD, ठीक है, ABD, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज CBD, ठीक। यानी एक त्रिभुज यह और एक त्रिभुज यह। तो क्या कह रहा है कि उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी यह जो विकर्ण है यह क्या करता है, यह इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देता है, ठीक। यानी त्रिभुज ABD जो होगा वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज CBD के, ठीक। सर्वांगसम क्या है आप पिछले अध्याय में समझ चुके हैं अच्छे से। तो पहला जो प्रमेय है 8.1 यही है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ ले, कॉपी में लिख ले। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। प्रमेय है 8.2। इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसको ही आप समझ लीजिए अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक। सम्मुख भुजा तो आपको पता ही है, इसके सम्मुख कौन होगा, यह होगा, और इसके सम्मुख यह होगा। तो AB के सम्मुख जो होगा DC यह क्या होगा, इसके बराबर होता है, ठीक। और BC के सम्मुख जो होगा AD यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा, BC बराबर AD, ठीक। तो कहने का मतलब सम्मुख भुजा जो होता है वह बराबर होता है, यानी इसके बराबर यह और इसके बराबर यह तो आप पढ़ ही चुके हैं इसके गुण में, ठीक। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। इसको अभी आप अपने कॉपी में नोट करते चले। देखिए अगला प्रमेय क्या कह रहा है 8.3। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए एक चतुर्भुज है और आपको पता नहीं है कि यह कैसा चतुर्भुज है, या समांतर चतुर्भुज है या कैसा चतुर्भुज है। तो अगर इसका सम्मुख भुजा बराबर दिया हुआ है, यानी AB बराबर DC है, AB बराबर DC दिया है, और फिर BC बराबर AD दिया है, यानी यह भुजा बराबर यह भुजा दिया है, यानी सम्मुख भुजा जो है वह क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यह कैसा होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। यही कह रहा है प्रमेय 8.3। इसको आप लिख ले, समझ ले अच्छे से। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। अब देखिए अगला जो प्रमेय है आपका 8.4। इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। इसको आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, आकृति के माध्यम से, कि मान लीजिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे वह क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, इसका सम्मुख कोण होगा यह होगा, ठीक। तो कोण B बराबर क्या होगा, कोण D, ठीक। अच्छा इसके सम्मुख कोण होगा यह होगा, ठीक। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C, ठीक। तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके सम्मुख यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, और इसके सम्मुख यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। यही कह रहा है इस प्रमेय 8.4 में। इसको आप अपने कॉपी में लिख ले। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। देखिए अगला प्रमेय कह रहा है 8.5 में, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। इसके कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यह समांतर चतुर्भुज है कि कैसा है, ठीक। तो अगर क्या कर रहा है, अगर सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी इसके बराबर यह हो, सम्मुख कोणों का युग्म क्या हो, बराबर हो, यानी B बराबर C हो, और इसके बराबर यह हो, यानी A बराबर D हो, यानी सम्मुख कोणों का जो युग्म हो क्या हो, बराबर हो, तो वह एक क्या होगा, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। अगर आपको पता नहीं है कैसा चतुर्भुज है और सम्मुख कोण का जो युग्म है वह बराबर है, तो वह कैसा चतुर्भुज होगा, वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। यही कह रहा है यहाँ पर में। इसको भी आप अच्छे से समझ ले, अपने कॉपी में लिख ले नोट के रूप में। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ।
अब देखिए अगला प्रमेय है 8.6, इसको भी आप अच्छे से समझ ले कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए यह एक कैसा चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके विकर्ण क्या होंगे, देखिए इसका विकर्ण यही होगा, ठीक, यही दोनों विकर्ण होगा जो एक बीचों बीच काटता हो, ठीक। तो विकर्ण जो है वह एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी देखिए यहाँ पे कट रहा है, मान लीजिए इसका नाम O है, ठीक। तो जहाँ पे कटेगा वह एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करने। यानी यह जो रेखा है BD, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक। यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक, और इतना बराबर इतना हो जाएगा। यानी AO बराबर OC, ठीक, AO बराबर OC, और DO बराबर OB हो जाएगा। DO बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक। देखिए इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ, इसको भी आप लिख लें, समझ लें अच्छे से। अब देखिए अगला जो प्रमेय है वह ठीक इसी के उल्टा है, यानी 8.6 के एकदम ठीक उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक, अभी हम जो आकृति बनाए हैं वही है, यह चतुर्भुज है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि कैसा चतुर्भुज। आपको बस इतना पता है कि यह एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी इसको जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी AO बराबर OC है और DO बराबर OB है, ठीक। लेकिन आपको पता नहीं है कि यह कैसा चतुर्भुज है। लेकिन अगर इसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा यानी समद्विभाजित करेगा तो वह कैसा होगा, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यानी ठीक उसी का उल्टा है यह प्रमेय 8.7। इसको भी आप समझ लें अच्छे से, इसको अपने कॉपी में लिख लें। हम चलते हैं अगले और अंतिम प्रमेय की तरफ। अब देखिए आपका अगला और अंतिम प्रमेय क्या कह रहा है, प्रमेय 8.8। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। इसको आप अच्छे से समझ लें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक, आपको पता नहीं है कि यह कैसा चतुर्भुज है, समांतर है कि कैसा चतुर्भुज, आपको पता नहीं है। आपको बस इतना दिया है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है। यानी सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख यह होगा और इसका सम्मुख यह होगा, आपको पता ही है। तो सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या है, बराबर है। यानी AB बराबर CD है, AB बराबर CD, ठीक। सम्मुख भुजा का युग्म क्या है, बराबर है, एक युग्म। अच्छा, फिर कह रहा है कि सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो, और यही भुजा जो है यह समांतर भी है। यानी AB समानांतर CD भी है। यानी यह भुजा इसकी भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के समांतर है। अगर ऐसा है तो यह जो चतुर्भुज होगा वह कैसा चतुर्भुज होगा, वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो आशा आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक। समांतर चतुर्भुज का यह अंतिम प्रमेय था और सभी प्रमेय को में आपने समांतर चतुर्भुज के गुणों को आपने अच्छे से समझा, ठीक। अब इससे संबंधित हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलते हैं हम आगे प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए इस पाठ से संबंधित जितने भी आधारभूत तथ्य थे उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। चतुर्भुज क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हैं उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:13 के अनुपात में है, ठीक। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक चतुर्भुज आपको दिया है और उसके जो सभी चारों कोण हैं उसका अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि इस अनुपात को आपको मान में बदलना है कि जो कोण है इसका मान कितना होगा। चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं कैसे बनेगा यह। तो देख लीजिए आपका जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि जो चारों एक चतुर्भुज है वह ऐसा ही है और इसका जो चारों कोण है ABCD, इसका अनुपात क्या है, 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे, हम चर को x मान लेंगे, ठीक है। माना कि चर बराबर x, ठीक। तो जब चर x मान लेंगे तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। कोण A बराबर हो जाएगा आपका 3x। वैसे ही कोण B बराबर हो जाएगा आपका 5x। वैसे ही कोण C बराबर हो जाएगा, यह कोण बराबर क्या, 9x। और वैसे ही कोण D बराबर हो जाएगा आपका 13x, ठीक। अब देखिए आप इस चारों कोण का मान ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन आपका यह जो वैल्यू है यह चर में है। आपको क्या करना है, इसका ओरिजिनल मान ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए अब आपको पता है कि एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यह आप पढ़ चुके हैं, ठीक।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो जब सभी कोणों का योग 360 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ए बी सी डी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस चारों का कोण का मान हम यहाँ से रख लेंगे। ठीक है, ए है 3x प्लस बी है 5x प्लस सी है 9x और डी है 13x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक, इस चारों को आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपको 30x। 30x बराबर कितना हो गया 360। ठीक, आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, या 30 इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 360 भागा 30 हो जाएगा। सुना 3 गुण 12 मरतबे कट जाएगा। यानी देखिए आपको यहाँ से x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो आप जो चौड़ माने थे चौड़ x, यह कितना आ गया आपको 12 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस चारों कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोण a बराबर आप क्या माने थे 3x। ठीक, यानी 3 गुने x का मान कितना है 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो कोण a का मान कितना आ गया आपको 36 डिग्री आ गया। ठीक, वैसे ही कोण b का मान आप 5x निकाले थे माने थे, तो 5x क्या हो जाएगा 5 गुने 12, 5 गुने 12 यह कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60 डिग्री। वैसे ही कोण c का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कितना है 9x है, यानी 9 गुने 12, 12 9 108 डिग्री। ठीक, वैसे ही कोण d का मान कितना माने थे आप 13x, तो यह क्या हो जाएगा 13 गुने 12। ठीक, यह कितना हो जाएगा यह 156 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, चारों कोण का मान आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, एकदम आसान प्रश्न था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक, देखिए लास्ट में जो हम डायरेक्ट यहीं पे बना दिए हैं आपको समझाने के लिए, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नीचे बनाएंगे, यहाँ से आप नीचे आगे बनाएंगे। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए यहीं पे क्या किए हैं बना दिए हैं। तो आप इसको समझ ले, लिख ले, अच्छे से समझ ले, बना ले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण क्या है बराबर है। आपको यह दर्शाना है कि वह जो समांतर चतुर्भुज है वह आयत भी है। ठीक, तो चलते हैं हम ये कॉपी पे देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें प्रश्न में क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। और दूसरा यह दिया है कि विकर्ण जो है दोनों के बराबर है, यानी AC बराबर BD है, यानी यह विकर्ण और यह विकर्ण दोनों विकर्ण क्या है एक दूसरे के बराबर है। आपको दर्शाना क्या है कि ABCD एक आयत है। आपको यह दर्शाना है कि यह जो ABCD है एक आयत है। ठीक, तो देखिए आयत को दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा यह सोचिए। तो आयत को दर्शाने के लिए आपको किसी एक कोण को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। ठीक, आयत का क्या परिभाषा है, यही ना कि उसके अंतः कोणों का कोण जो होते हैं वह क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप एक कोण को 90 डिग्री आप सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह जो समांतर चतुर्भुज है यह आयत हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यह जो 2 विकर्ण है इसे देखिए 2 त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए एक तो त्रिभुज देखिए यह है ना, देखिए ABD। ठीक, और दूसरा त्रिभुज जो है वह BAC है। ठीक, पहला त्रिभुज है ABD और दूसरा त्रिभुज है BAC। हम इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे सर्वांगसम कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD यानी इस त्रिभुज में और BAC। ठीक है, BAC और इस त्रिभुज में। ठीक, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए AB बराबर BA है। AB बराबर क्या है BA होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक, यह जो भुजा है यह दोनों त्रिभुज में क्या है समान रूप से है। ठीक, उसके बाद हम लिख देंगे देखिए BC बराबर AD होगा। क्यों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा होता है वह क्या होता है बराबर होता है। तो BC बराबर AD तो हो ही सकता है। ठीक, BC बराबर AD। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह जो डायगोनल है, यह जो विकर्ण है दोनों क्या है एक समान है। यहाँ पे प्रश्न में दिया है AC बराबर BD। ठीक है, AC बराबर क्या है BD है, AC बराबर BD दिया है आपके प्रश्न में। तो देखिए यह भी भुजा है, यह भी साइड है, यह भी साइड है। तो SSS नियम से यानी SSS सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम किस त्रिभुज के BAC के। ठीक, अब जब देखिए अब जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गया तो यह कोण बराबर यह कोण हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोण A बराबर कोण B हम कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए चूँकि ABCD ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD समानांतर है BC के और AB समानांतर है
सी डी के। तो यह और यह जब समांतर है एक दूसरे के, तो जब समांतर होता है तो, और मान लीजिए यह एक ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है, तो यह कोण प्लस यह कोण बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आप तो जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यह क्यों होगा? यह कोण और यह कोण बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ए डी जो है बी सी के क्या है? समांतर है, ठीक है। ए डी समानांतर है बी सी के, ठीक। अब जब देखिए कोण ए और कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा दोनों जुट के, और यहाँ कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक। तो हम इस कोण ए प्लस कोण बी के बदला में हम यहाँ से कोण ए लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ 2 जो है इधर कट जाएगा, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 90 मरते हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोण ए बराबर आपको कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। देखिए एक कोण जब आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? यह जो समांतर चतुर्भुज है यह क्या है? यह एक आयत है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी जो है यह क्या है? यह एक आयत है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध कर देंगे। आशा आप इसको समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। आपको यह दर्शाना है कि कोई एक चतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण है वह क्या कर रहा है? समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी समकोण पर एक दोनों जो विकर्ण है वह एक दूसरे को क्या कर रहा है? बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि वह एक समचतुर्भुज है। देखते हैं कॉपी पर इसको। तो देखिए जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही हम क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी यह एक चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समकोण पर क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, यानी यह कोण, ठीक है, और यह कोण, यह कोण और यह कोण, यह चारों कोण क्या है? यह चारों कोण जो है वह 90 डिग्री का है, ठीक है। कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण ए ओ डी, यह चारों कोण जो है वह कितना है? 90 डिग्री का। यही कह रहा है प्रश्न में। और यह भी कह रहा है कि समद्विभाजित करते हैं, यानी यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है? बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक। यानी ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, और ओ बी बराबर ओ डी, इतना बराबर इतना। इतना आपको क्या क्या है? प्रश्न में आपको दिया हुआ है। आपको क्या सिद्ध दर्शाना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस ए बी सी डी को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस चारों भुजा को बराबर करना पड़ेगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका यह ये जो आकृति है यह एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए यहाँ विकर्ण के बनने से यहाँ देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे? एक दूसरे से सबको सर्वांगसम कराते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से क्या करेंगे? सर्वांगसम कराएंगे, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम सी ओ बी, ठीक। हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए ओ ए बराबर ओ सी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी, यह दोनों क्या है? यह 90 डिग्री का, यह भी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण सी ओ बी के। यह कैसे? तो यह भी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए यह जो भुजा है ओ बी, यह दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ठीक, यानी ओ बी बराबर ओ बी, ठीक है। अब देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, एस ए एस नियम से क्या हो जा रहा है? त्रिभुज, यह जो त्रिभुज है ए ओ बी, यह सर्वांगसम हो जा रहा है किसके? त्रिभुज सी ओ बी के, ठीक। अब जब देखिए, अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो ए बी बराबर बी सी तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इस दोनों को त्रिभुज को आप सर्वांगसम किए हैं तो यह और यह क्या हो गया? बराबर आप सिद्ध कर लिए।
वैसे ही हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम कराएंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से आसानी से आप कर लेंगे, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज से जब आप सर्वांगसम कराएंगे, यानी त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के, ठीक है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BC बराबर CD, ठीक। अब फिर देखिए, फिर इस त्रिभुज को क्या करेंगे, आप इस त्रिभुज से सर्वांगसम करा देंगे, ठीक है, इसको इससे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिभुज COD सर्वांगसम त्रिभुज AOD के। अब जब यह और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CD बराबर AD हो जाएगा, यानी यह भुजा बराबर यह भुजा हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करवा देंगे, ठीक, यानी त्रिभुज DOA सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BOA के। अब जब देखिए, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD बराबर AB हो जाएगा, ठीक, यानी यह बराबर यह हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या हो गया, आपके पास यह चार गो डाटा अवेलेबल हो गया है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब देखिए, इस चारों समीकरण से क्या हो जाएगा, इस चारों समीकरण से आपका चारों समीकरण से क्या हो जाएगा, आपका AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इस चतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सिद्ध जब हो गया, तब आप क्या कह सकते हैं, यह एक समचतुर्भुज है। आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के गुण को आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है उसमें, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। हो गया, आपका प्रश्न बन गया। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे, एकदम आसान प्रश्न था। तो इसको आप अच्छे से समझ ले और इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके समझ ले, अच्छे से लिख ले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें 3 गो चीज़ आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले तो यह कि वर्ग का जो विकर्ण है वह बराबर होता है, ठीक। दूसरा, आपको यह सिद्ध करना है कि वे परस्पर समकोण पर मतलब काटते हैं, यानी वे जो ये विकर्ण है वे एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। और तीसरा, आपको यह सिद्ध करना है कि वे समद्विभाजित करते हैं, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम चलते हैं हम कॉपी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग का चित्र बना लेंगे और इसका 2 विकर्ण भी बना लेंगे, ठीक है। देखिए, BD और AC क्या है, विकर्ण है। प्रश्न में आपको क्या दिया है कि ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD एक वर्ग है। आपको क्या क्या दर्शाना है, पहला में तो यह दर्शाना है कि दोनों विकर्ण बराबर है, यानी AC बराबर BD, ठीक है, AC बराबर BD। दूसरा में आपको यह दर्शाना है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यानी यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तीसरा, आपको यह सिद्ध करना है कि AOB बराबर 90 डिग्री, यानी यह कोण जो है यह कितने डिग्री का है, यह 90 डिग्री का, यह आपको सिद्ध करना है। या फिर यह कोण यह सब कितने, अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो सब कोण 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इस तीनों को हम कैसे हम सिद्ध करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह पहला जो नंबर है इसको हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर में आपको सिद्ध करना है AC बराबर BD। आपको यह भुजा और यह भुजा, इस दोनों विकर्ण को क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे और इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करा देंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC, ये ABC इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, और फिर त्रिभुज BAD, ठीक है, इस त्रिभुज को लेंगे और इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम एक दूसरे से सर्वांगसम करा देंगे। तो हमारा यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखेंगे कि क्या क्या समान है, ठीक है। देखिए, यह जो AB है, यह AB इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। यह AB दोनों में है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हम लिख दिए AB बराबर BA, ठीक है, यह दोनों में है। इसके बाद देखिए, दूसरा हम क्या देख सकते हैं। देखिए, यह कोण और यह कोण दोनों 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ABCD एक वर्ग है। जब वर्ग है तो यह दोनों 90 डिग्री का होगा,
ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ये कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण BAD बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BAD बराबर 90 डिग्री, यानी यह भले यह कोण और यह कोण दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ मिल गया हमको। अब तीसरा चीज़ हम क्या खोज सकते हैं, देखिए यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या होगा बराबर, क्यों? क्योंकि ABCD एक वर्ग है और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर AD। ठीक है, लिख दिए। ठीक, अब देखिए SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड, SAS नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। अब जब यह दोनों सर्वांगसम हो गया तो आपको आराम से आप AC बराबर BD लिख सकते हैं। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा AC बराबर BD। यहाँ से आपने इस पहले नंबर को क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इस दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर आपको क्या सिद्ध करना था कि यह जो दोनों भी कर्ण है एक दूसरे को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना इतना है, यानी OD बराबर OB और OA बराबर OC, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो हम दूसरा नंबर को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करा देंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD अगर कर देंगे तो आराम से हम इसको बराबर इसको और इसको बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं हम इसको इस त्रिभुज इसको और त्रिभुज इसको ये दोनों को हम लेते हैं। हमने लिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। कैसे, तो देखिए यह एक वर्ग है और यह दोनों क्या होगा एक दूसरे के समांतर भी होगा, और अगर आप इसको तिर्यक रेखा मान ले तो यह कोण बराबर यह कोण तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे कोण BAO बराबर कोण DCO, यानी यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर में आप क्या क्या बराबर कर सकते हैं, देखिए यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि यह दोनों ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD। ठीक है, त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज ये कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, अब देखिए चूँकि यह वर्ग है तो AB बराबर CD होगा ही। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कोण हो गया भुजा हो गया, एंगल साइड। ठीक है, तो AAS नियम से क्या हो जाएगा यह दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, AS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। ठीक है, अब जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है यह भुजा इस पर पड़ेगा और यह भुजा इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो OB बराबर OD हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः OB बराबर OD और OA बराबर OC, OA बराबर OC। यहाँ से आपने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस दो नंबर को भी आपने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब हम चलते हैं इस तीसरे नंबर की तरफ। इस तीसरे नंबर को हम यानी इस कोण को या इस कोण को किसी एक कोण को आप 90 डिग्री किस प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो मतलब सब कोण 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करना होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ये AOB, ठीक है, और त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो इसको आप 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं इस दोनों कोण को। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में हमको इसको सिद्ध करना है। हम क्या किस त्रिभुज को ले रहे हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक, देखिए OC बराबर OA हो जाएगा, OC बराबर OA। अब कैसे होगा, तो देखिए आप यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं OC बराबर OA। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए यह जो OB है यह दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो OB बराबर OB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए चूंकि यह एक वर्ग है तो वर्ग का सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, AB बराबर BC। तो देखिए साइड 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 S नियम से क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसको हम लिख देंगे क्या हो गया त्रिभुज ये S सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB क्या हो जाएगा
बराबर हो जाएगा। अब जब यह और यह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः कोण AOB बराबर कोण COB। ठीक है, यानी यह कोण बराबर यह कोण, यहाँ तक यहाँ पे हो गया। अब हम इसको नीचा नहीं करते हैं, अब हम इसके आगे इधर बनाते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसके नीचे बनाएंगे। देखिए, जब यह कोण और यह कोण बराबर हो गया और आपको पता है कि AC क्या है, एक सीधा रेखा है। ठीक, AC क्या है, एक विकर्ण है, और यह कोण बराबर है, तो यह पूरा कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जब यह पूरा 180 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यह प्लस यह बराबर क्या है, 180 डिग्री। ठीक, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि AC क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, तो ये त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज नहीं, कोण AOB प्लस कोण COB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अच्छा, आपको यह भी आपने सिद्ध कर दिया कि यह दोनों कोण क्या है, बराबर है एक दूसरे के। जब यह दोनों कोण बराबर है तो यहाँ से आप सिद्ध आसानी से कर सकते हैं कि कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब यह दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, त्रिभुज AOB यानी यह त्रिभुज, यह क्या कर दिया आपने, 90 डिग्री, इसको आपने सिद्ध यहाँ से कर दिया। ठीक, आपको यही सिद्ध करना था यहाँ पे तीसरे नंबर में। ठीक है, अब जब यह 90 हो गया तो इसका मतलब सब कितना होगा, 90 ही होगा, चारों कोण। ठीक, तो इस तरह से आपने इस तीनों को अच्छे से आपने सिद्ध कर दिया, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ और 3 नंबर यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान प्रश्न था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप पॉज करके अच्छे से समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने कॉपी में उतार ले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। इसको हम बना कर देखे हैं, नहीं बनना था तो फिर हम NCERT का जो ओरिजिनल बुक था इंग्लिश वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, उसमें हम देखे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा बदला हुआ था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, यह ऐसा नहीं है। वहाँ इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला जो बुक है इसमें लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे सुधार लेंगे। चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिया हुआ है। ठीक, और उसका जो विकर्ण है समकोण पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक, और फिर उसका जो विकर्ण है वह एक दूसरे को 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है। तो आपको सिद्ध यह करना है कि वह एक वर्ग है। ठीक है, तो इसको आप वर्ग कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलते हैं हम कॉपी पे। तो जैसे प्रश्न में दिया है वैसे हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक चित्र बना लेंगे। हमको पता नहीं कि यह वर्ग है, आपको वर्ग सिद्ध करना है। ठीक, प्रश्न में क्या दिया है कि AC बराबर BD है, यानी यह जो दोनों विकर्ण क्या है एक दूसरे के बराबर है। और यह कह रहा है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है, यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB। तीसरा में आपको यह कह रहा है कि यह जो चारों कोण है यह 90 डिग्री पर काट रहा है। ठीक है, यह आपकी किताब में मिसप्रिंट हो गया है, छूट गया था, आपको हम दिखा दिए हैं। इंग्लिश वाला जो NCERT बुक है उसमें क्या है, उसमें ये मिस्टेक है इसमें थोड़ा। ठीक है, तो यह जो चारों कोण है यह क्या है, कितने डिग्री पर काट रहा है, 90 डिग्री पर काट रहा है। ठीक, इतना आपको दिया हुआ है। आपको क्या दर्शाना है कि यह एक वर्ग है। ठीक, और वर्ग दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चारों भुजा को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई एक कोण बराबर 90 डिग्री। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया और चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या है, यह एक वर्ग है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, AOB और त्रिभुज COD को। ठीक है, लिख लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। देखिए इस दोनों त्रिभुज में यह भुजा इसके बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, और यह भुजा इसके बराबर है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक, और यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एक तो शीर्षाभिमुख कोण है और दूसरा यह कि यह दोनों 90 डिग्री पर है। ठीक, तो इस तीनों चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिख दिए OA बराबर OC। ठीक है, और OB बराबर OD। ठीक, और यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है, अब देखिए यह भुजा, कोण और भुजा। ठीक है, SAS से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख दिए। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, तो यह भुजा और यह भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी हम लिख देंगे।
ठीक है, ए बी बराबर सी डी। अब देखिए यह भुजा और यह भुजा तो बराबर हुआ ही, साथ ही जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो यह कोण इसके बराबर हो गया और यह कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, जब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक तिर्यक रेखा है और यह कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है डी सी के सी डी के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः ए बी बराबर सी डी तो होगा ही और ए बी समानांतर भी होगा सी डी के। ठीक है, ए बी जो होगा समानांतर भी होगा सी डी के। क्यों, क्योंकि यह कोण भी और यह कोण क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्यों, जब यह दोनों सर्वांगसम हो जा रहा है तो। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने से हमको क्या क्या आया, यह आया और यह आया। अब हम इस दोनों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करा दिए हैं, हम ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको इससे सर्वांगसम करा देंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज ये ए ओ डी को सर्वांगसम करा देंगे किससे, सी ओ बी से। जैसे किए हैं वैसे ही करा देंगे। अब जब त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा, जिस प्रकार हम इसको किए हैं ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः ए डी बराबर बी सी। ठीक है, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यह भुजा इस भुजा के बराबर हुआ था, किए थे हम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज को ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कराएंगे। ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी, उसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। देखिए यह भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, और यह कोण दोनों 90 डिग्री का है, आपको तो पता ही है, और यह भुजा दोनों में है। ठीक, तो तीन चीज़ तो यहाँ भी मिल गया, तो इस दोनों तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए, अब जब हम इस तीनों को यहाँ पे लिख देंगे, ओ ए बराबर ओ सी, यह कोण बराबर यह कोण, और यह जो भुजा है यह दोनों में है। ठीक है, तो देखिए एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हम ए डी बराबर सी डी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक, यहाँ से क्या आ गया आपको, ए डी बराबर सी डी आ गया। अब आप यहाँ गौर से देखिए यहाँ पे ए बी बराबर आपका सी डी है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको आया है ए डी बराबर बी सी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, और यहाँ पे आपको आगे ए डी बराबर सी डी, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए इस तीनों समीकरण को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, यानी समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक, तो आपको पहले नंबर में जो यह सिद्ध करना था, इसको आपने सिद्ध यहाँ पे कर दिया। ठीक, यानी एक वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो चारों भुजा को तो आपने बराबर कर दिया। अब आपको क्या करना है, किसी एक भुजा को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए डी ए बी इस त्रिभुज को और ए डी सी इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए त्रिभुज डी ए बी और ए डी सी में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए यह दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक, और दूसरे नंबर में देखिए यह जो ए डी भुजा है यह दोनों में विराजमान है। ठीक, उसके बाद देखिए ए बी बराबर डी सी हो जाएगा, आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। ठीक, तो इस तीनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यह दोनों विकर्ण बराबर है और यह दोनों भुजा एक ही है, ए डी बराबर ए डी, और यह दोनों भुजा जो है आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में। तो जब यह तीनों बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि एस 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 नियम से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी सी के। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि यह कोण और यह कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, अतः लिखेंगे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी। अब देखिए यहाँ आपने कोण ए बराबर कोण डी तो कर लिया, और आपने यहाँ पे एक चीज़ और सिद्ध किया था कि ए बी जो है सी डी के समानांतर है। ठीक है, इसको आप समीकरण 3, 4 मान ले। ठीक, समीकरण 4 में आपने क्या सिद्ध किया था कि ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। और आपको पता होना चाहिए जब दो भुजा समांतर होता है तो बीच वाला जो भुजा का जो दोनों साइड का जो कोण होता है वह क्या होता है, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण
डी बराबर कितना 180 डिग्री। अब यह कैसे आया, तो यह समीकरण 4 से आया। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे क्योंकि यह दोनों समानांतर है और यह एक तिर्यक रेखा है, तो यह दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ कोण ए और कोण डी बराबर है और यहाँ कोण ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे नीचे जगह नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कोण ए बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण डी दोनों बराबर है और यहाँ कोण ए प्लस डी यह दोनों मिलकर 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, इसका आधा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपने इसको दूसरा नंबर भी सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ऐसा आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप अपने कॉपी में ये लिख ले, समझ ले अच्छे से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 6 नंबर। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और यह जो विकर्ण AC है इस पूरे कोण A को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी यह कोण बराबर यह कोण है। ठीक है, आपको क्या दर्शाना है कि यह C को भी समद्विभाजित करता है, यानी आपको यह दर्शाना है कि यह कोण बराबर यह कोण। ठीक, और ABCD एक समचतुर्भुज है, आपको यह भी दर्शाना है कि इसका जो चारों भुजा है वह बराबर है, तब ना आप समचतुर्भुज सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम चलते हैं कॉपी पर। सबसे पहले प्रश्न जो दिया है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, जैसा चित्र है वैसा ही आकृति बना लेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, दूसरा में यह कह रहा है कि DAC बराबर BAC, यानी यह जो विकर्ण है ये दोनों कोण को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी यह कोण बराबर यह कोण है। ठीक है, आपको क्या दर्शाना है कि यह जो विकर्ण है इसको भी बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी DCA बराबर BCA, यानी यह कोण बराबर यह कोण आपको सिद्ध करना है। और दूसरे नंबर में को यह सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको चारों भुजा को बराबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यह त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम कराना होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA को क्या करना होगा, सर्वांगसम कराना होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में। देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान है, देखिए AC दोनों त्रिभुज में है। ठीक, और देखिए AD बराबर BC होगा, क्यों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद देखिए CD बराबर AB होगा, क्यों, क्योंकि यह भी समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, AB बराबर BC, क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, AD बराबर BC। ठीक है, ये दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि यह दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये ठीक उसी प्रकार DC बराबर AB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह भी क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और सबसे लास्ट में देखिए AC जो है यह दोनों में है। ठीक है, AC बराबर AC। ठीक, अब जब यह तीनों चीज़ मिल गया तो S सर्वांगसमता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, S सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBA के। ठीक है, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है यह दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एकदम आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कोण ये DCA बराबर कोण हो जाएगा BCA के। ठीक है, कोण DCA बराबर कोण हो जाएगा BCA के। ठीक है, यही आपको 1 नंबर में सिद्ध करना था, इसको आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक, अब देखिए इस दोनों कोण को जब आपने बराबर सिद्ध कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यह सिद्ध करना है कि यह चारों भुजा एक बराबर है। तो देखिए चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का तो भुजा बराबर होगा ही, यह तो आपको पता ही है। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ एक साइड वाला जो दोनों भुजा है इसको बराबर कर देना है। अगर आप इस दोनों को बराबर कर देंगे तो आप इसको एक समचतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब मान लीजिए कि ABCD क्या है, एक ये समांतर चतुर्भुज मानना क्या है, तो है ही समांतर चतुर्भुज। ABCD जब एक समांतर चतुर्भुज है और तो जाहिर सी बात है AB और CD क्या हो जाएगा, समांतर होगा। जब यह दोनों समांतर होगा और यह एक तिर्यक रेखा होगा तो यह कोण इस कोण के तो बराबर होगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AB और CD क्या है, समांतर है, यानी यह दोनों समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है, तो जाहिर सी बात है यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कोण DCA बराबर कोण BAC। ठीक है, यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। ठीक,
तो अब देखिए, अभी आपने इसको सिद्ध किया है, इसको आप समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि DCA बराबर BCA, यानी यह कोण इसको बराबर है। ठीक है, और फिर आपने यह तो दिया हुआ है और यह कोण इसके बराबर आपने सिद्ध कर दिया, और आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि यह कोण इसके बराबर है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण DCA के, यानी यह कोण बराबर हो जाएगा यह कोण के। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि जब यह दोनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और ऐसा त्रिभुज जो होता है इसका यह दोनों भुजा भी बराबर होता है। ठीक, जब दोनों कोण बराबर होता है तो उसके सम्मुख जो दोनों भुजा होता है वह दोनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः भुजा AD बराबर क्या हो जाएगा? CD। AD बराबर CD। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 मान ले। अब देखिए, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है AB और CD बराबर होगा। ठीक है, AB बराबर होगा किसके? CD के। ठीक है, उसी प्रकार BC बराबर होगा AD के। ठीक है, BC बराबर होगा AD के। ठीक, और आपने यहाँ पे निकाल लिया कि AD बराबर है CD के, यह जो है इसके बराबर है। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से, समीकरण 3 और 4 से आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं क्या? कि समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? यह चारों भुजा जो है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक, एकदम आसान प्रश्न था। आशा आप इसको समझ गए होंगे, आपने इसको भी अच्छे से ये सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप समझ ले अच्छे से, अपनी कॉपी में उतार ले। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर। ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक, समचतुर्भुज आपको पता है चारों भुजा बराबर होता है। दर्शाना है आपको कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? चलते हैं हम कॉपी पे। आपको प्रश्न में दिया है कि ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है जिसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, आपको तो पता ही है। आपको दर्शाना है कि यह जो AC है, ठीक है, इस कोण A और कोण C को क्या कर रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी समद्विभाजक है। ठीक, और यह जो BD है इस दोनों कोण का समद्विभाजक है। यह आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम पहले नंबर को सिद्ध करते हैं। तो पहले नंबर को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम कराना होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ADC सर्वांगसम कराना होगा आपको त्रिभुज CBA से। तो इसको हम सर्वांगसम करा देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। देखिए AD बराबर BC है, AD बराबर BC हुआ क्योंकि समचतुर्भुज का सारा भुजा बराबर होता है। CD बराबर AB, यह भुजा बराबर यह भुजा हुआ क्योंकि समचतुर्भुज का सारा भुजा बराबर होता है। AC बराबर AC, यह भुजा जो है यह दोनों में है। ठीक, तो इसे क्या हो गया? यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः AC जो है यह AC कोण A इस कोण को और इस कोण को क्या कर रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, जब सर्वांगसम होगा तो यह इससे पड़ेगा और यह इससे पड़ेगा। ठीक है, और यह दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः AC कोण A और कोण C का क्या है? समद्विभाजक है। तो 1 नंबर को आपने सिद्ध कर दिया एकदम आसानी से। ठीक, वैसे ही आप क्या करेंगे? इस दूसरे नंबर को सिद्ध करने के लिए BD को यह सिद्ध करने के लिए यह BD जो है B और D को समद्विभाजित कर रहा है, आपको क्या करना होगा? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी त्रिभुज DAB सर्वांगसम कराना होगा आपको त्रिभुज BCD से। ठीक है, तो करा देते हैं हम यहाँ पे। हम जिस प्रकार इस दोनों कोण को हम कराए हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम इस दोनों कोण को क्या करा देंगे? यहाँ पे सर्वांगसम करा देंगे दोनों त्रिभुज को, DAB और DCB को। DAB इस त्रिभुज को और DCB इस त्रिभुज को। जैसे जैसे इसमें था वैसे ही हम क्या करेंगे? इसमें तीनों भुजा को हम बराबर करा देंगे। चूँकि समचतुर्भुज तो सारा भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और DB जो है यह दोनों में विराजमान है। ठीक, तो इस नियम से क्या हो जाएगा? यह दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह जो BD है, यह BD भुजा इस कोण B और कोण D का क्या हो जाएगा? समद्विभाजक हो जाएगा, यानी इस D को और कोण B को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांट देगा। हो गया, एकदम आसान था। इसको ऐसे ही हम हल करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप नोट कर ले, समझ ले अच्छे से। देखिए आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर। ABCD एक आयत है, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC
दोनों कोण ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। आपको दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी जो है वह दोनों बी और डी को क्या कर रहा है, दोनों कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको हम कॉपी पे समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसको देखिए, कॉपी पे हम ऐसे ही चित्र हम एक बना लेंगे। ठीक है, आयत का। ठीक, प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत का चित्र बना लिए। अब कह रहा है कि ए सी जो है कोण ए तथा सी को का समद्विभाजक है, यानी यह जो ए सी विकर्ण है यह क्या कर रहा है, यह कोण ए और कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना यह है उतना ही यह है, जितना यह है उतना ही यह भी है। ठीक, आपको सिद्ध करना है पहले नंबर में ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, तो पहला नंबर सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा। अब देखिए, चूँकि आपके प्रश्न में दिया है ए सी क्या है, ए और सी का समद्विभाजक है। ठीक है, यह जो ए सी है इस दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको तो पता ही है कि एक आयत का चारों कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब जब यह और यह दोनों बराबर भागों में बट गया तो यह क्या हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा और यह भी 45 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह दोनों बराबर भागों में बट गया तो चूंकि यह तो 90 डिग्री का था तो यह भी कितना होगा, 45, और यह भी हो गया 45। ठीक, यह 45, यह 45, यह 45 और यह 45। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यह कोण भी इसके बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि कोण यह डी ए सी बराबर यह हो जाएगा कोण डी सी ए के। ठीक, अब यह दोनों कोण कैसे बराबर हो गया, क्योंकि यह भी 45 है और यह भी 45 है। ठीक, अब चूंकि यह कोण इस कोण के जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, यह जो भुजा है यह दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ए डी बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः ए डी बराबर सी डी। ठीक है, ए डी बराबर सी डी। ठीक, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। अब देखिए, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक, और आपको पता है कि आयत का जो आमने सामने का जो सम्मुख भुजा होता है वह क्या होता है, बराबर होता है, यानी ए बी बराबर सी डी होगा और सी बी बराबर ए डी होगा। तो इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, देखिए आपने पहले समीकरण में यह पता किया कि यह और यह दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, और दूसरे समीकरण में आपको यह कह रहा है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो इस दोनों समीकरण से आपको क्या सिद्ध हो रहा है, ये दोनों समीकरण से आपको यह सिद्ध हो रहा है कि यह जो चारों भुजा है वह क्या है, बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, बराबर सी डी है, बराबर ए डी है। अब जब चारों भुजा बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः क्या ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ठीक, अब जब ए बी सी डी एक वर्ग है तो आपको पहले नंबर में क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर दिया, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, अब हम चलते हैं इस दूसरे नंबर को सिद्ध करने चलते हैं। यह दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि विकर्ण बी डी कोण बी और डी का समद्विभाजक है। यह जो विकर्ण है यह बी डी, इसको हम नहीं लिखे थे, यह जो बी डी विकर्ण है यह कोण बी और कोण डी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, तो इसके पिछला जो प्रश्न हमने बनाया था, ठीक उसी प्रकार इसको बना लीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कराना पड़ेगा। ठीक है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करा के आप यहाँ पे लिखते। तो देखिए, त्रिभुज डी ए बी और डी सी बी में, यानी यह त्रिभुज में और यह त्रिभुज में बी डी बराबर बी डी होगा, यह दोनों में समान है। ठीक, ए डी बराबर सी डी होगा, यह बराबर यह होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सिद्ध कर चुका है। ठीक, उसके बाद देखिए ए बी बराबर बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, यह एक वर्ग है। ठीक, तो इससे क्या हो गया, एस 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 नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि अतः क्या यह जो विकर्ण है यह कोण डी और बी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, ठीक है, लिख दिए, एकदम आसान था, आपने दूसरे नंबर को भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। यह एकदम आसान प्रश्न था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप समझ लें अच्छे से। देखिए, आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। ठीक है, देखिए यह ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है BD, इस पर दो बिंदु है, यह और यह, और आपको यह भी दिया है कि BQ बराबर PD है। ठीक है, यानी यह और यह दोनों क्या है, बराबर है। आपको यही पांचों चीज़ दर्शाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, हम चलते हैं कॉपी पर, इसको हम समझते हैं।
हम क्या करेंगे, जितना भी चीज़ दिया है उतना हम लिख लेंगे। प्रश्न में आपको क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD को हम एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे, ठीक है। और यह भी कह रहा है कि DP बराबर BQ है, यानी यह रेखा और यह रेखा, यह दोनों क्या है, यह दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आपको पहले नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, यानी आपको पहले नंबर में यह सिद्ध करना है कि यह जो त्रिभुज है और यह जो त्रिभुज है, यह दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो इस दोनों को सर्वांगसम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लिख लिए, ठीक है, दोनों त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। इसमें देखिए AD और BC बराबर होगा, AD और BC बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर देखिए यह कोण और यह कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यह समांतर है और यह एक तिर्यक रेखा है, तो जाहिर सी बात है यह कोण और यह कोण बराबर होगा, तो हम लिख लेंगे कि ADB बराबर CBD, ठीक है, CBD बराबर ADB। अब देखिए तीसरे नंबर में देखिए DP जो है BQ के बराबर है, यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है, यह बराबर यह है। तो देखिए इस तीनों से यानी SAS नियम से क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः किस नियम से, SAS नियम से त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के, ठीक। अब जब देखिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक, तो जाहिर सी बात है यह भुजा इस पर पड़ेगा, ठीक, और यह जो भुजा होगा QC, यह क्या हो जाएगा, यह AP के बराबर हो जाएगा, यानी यह जो AP है यह किसके बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि अतः AP बराबर CQ, ठीक, AP बराबर CQ। अब देखिए आपने क्या कर लिया, पहले नंबर को सिद्ध कर लिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा नंबर में जो AP बराबर CQ सिद्ध करना था इसको भी आपने यहाँ पे सिद्ध कर लिया, ठीक। तो दो चीज़ तो आपने सिद्ध कर लिया। अब हम चलते हैं इस तीसरे नंबर को सिद्ध करते हैं, या तीसरा नंबर कैसे सिद्ध होगा देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि AQB और CPD को आपको सर्वांगसम करना है, यानी AQB इस त्रिभुज को और CPD और इस त्रिभुज को, इस दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है, सर्वांगसम करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्वांगसम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लिए त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या है हमारे पास, AB बराबर CD है। देखिए AB और CD क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ABQ कोण CDP के बराबर होगा, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब एक समांतर चतुर्भुज है तो यह और यह भी समांतर होगा, और जब यह एक तिर्यक रेखा होगा तो जाहिर सी बात है यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ABQ बराबर CDP। उसके बाद देखिए DP बराबर क्या है, BQ है, यह और यह दोनों बराबर है, यह तो दिया ही हुआ है, ठीक। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, यह तीनों चीज़ जब समान हो गया तो SAS नियम से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। और जब यह दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो अतः आप लिख सकते हैं कि AQ बराबर CP, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 3 नंबर में आपको जो सिद्ध करना था आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक। और 4 नंबर में जो आपको सिद्ध करना था उसको आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने 1, 2, 3 और 4 चारों को सिद्ध कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया पांचवा, क्या, यह APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। आपको अब यह सिद्ध करना है कि यह जो अंदर वाला जो लाल कलर वाला जो चतुर्भुज है यह क्या कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नीचे आगे जगह नहीं तो हम क्या करते हैं, इसी में इसको हम यहाँ पे डैश दे देते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप यहाँ से आगे लिखेंगे, ठीक। देखिए समीकरण 2 में आपने सिद्ध कर दिया AP बराबर CQ, ठीक है। समीकरण 2 में आपने क्या सिद्ध किया है, AP बराबर CQ, यानी यह जो है इसके बराबर है, ठीक। अच्छा, समीकरण 4 में आपने क्या सिद्ध किया है, AQ बराबर CP, यानी यह भुजा इसके बराबर है, ठीक है, AQ बराबर CP। अब देखिए जब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है तो अतः आप आसानी से लिख सकते हैं कि APCQ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न था, आशा आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझें तो आप इसको दोबारा रिपीट करके समझ लें, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। ठीक है, यह बी डी क्या है? विकर्ण है, और यह दोनों लंब है, यानी यह 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक, आपको यही दोनों चीज़ दर्शाना है। ए पी बी और सी क्यू डी क्या है? सर्वांगसम है, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करा देना है, और इस दोनों भुजा को आपको बराबर कर देना है, और कुछ नहीं करना है। चलते हैं हम कॉपी पर। तो सबसे पहले देखिए आपके प्रश्न में दिया क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ए पी जो है, ए पी और सी क्यू जो है बी डी पर लंब है, यानी यह दोनों भुजा जो है यह इस विकर्ण बी डी पर क्या है? लंब है, यानी यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। ठीक है, यह दोनों 90 डिग्री पर है। आपको सिद्ध करना है पहले नंबर में ए पी बी और सी क्यू डी, यानी ए पी बी यह त्रिभुज और सी क्यू डी यह त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को आपको लेना होगा। ठीक है, हम ले लेते हैं, देख लेते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में ए बी सी डी क्या है? बराबर है। ए बी और सी डी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये देखिए सी डी बी बराबर क्या है? ए बी डी के, यानी देखिए यह कोण जो है किसके बराबर है? ए बी डी के। सी डी बी, देखिए सी डी बी यह कोण बराबर है ए बी डी के, यानी ए बी डी के यह कोण के। यह कोण किसके बराबर है? यह कोण के। कैसे? क्योंकि देखिए जब यह समांतर चतुर्भुज है और यह दोनों भुजा समांतर होगा तो और यह एक तिर्यक रेखा होगा, तो जाहिर सी बात है यह और यह क्या होगा? बराबर हो ही जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी हम वही बात लिख देंगे। क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ए पी बी बराबर सी क्यू डी होगा। यह कोण और यह कोण तो आपके प्रश्न में दिया ही हुआ है कि यह क्या है? यह 90 डिग्री का है, क्योंकि यह लंब है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि यह प्रश्न में दिया है। अब देखिए इस तीनों से यह देखिए कोण है, यह कोण है, यह भुजा है, यानी ए एस नियम से क्या हो गया? यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसको हम लिख देंगे। अतः ए एस नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था एक नंबर में, आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक, अब जब देखिए, अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यह भुजा जो है इस पर ही पड़ेगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि जब यह सर्वांगसम है तो ए पी बराबर सी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अतः ए पी बराबर सी क्यू। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ सिद्ध करना था, आपने यहाँ इसको भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, यह तो एकदम आसान प्रश्न था, आपने दोनों चीज़ों को आसानी से सिद्ध कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप समझ ले, अच्छे से देख ले, और ज़रूरत पड़े तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख ले अपने कॉपी में, समझ ले। देखिए अगला आपका प्रश्न है 11 नंबर। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई है, ए बी समांतर डी ई है, यानी यह बराबर यह है और यह समांतर यह है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी सी बराबर ई एफ है, यानी यह बराबर यह है, और फिर कह रहा है कि यह समांतर यह है। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक, अब आपको इसी के हिसाब से क्या करना है? इस छः चीज़ को सिद्ध करना है। ठीक, इसको हम कैसे करेंगे? हम चलते हैं कॉपी पे, देखते हैं इसको हम। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है? ए बी बराबर डी, यह दो त्रिभुज है। ठीक, इसमें यह बराबर यह दिया है और यह बराबर यह दिया है। यह भी दिया है कि यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है। पहले में आपको सिद्ध करना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी यह जो चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने किताब में। यहाँ आपने 8.8 प्रमेय में पढ़ा था कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए प्रश्न 1 में जो आपको सिद्ध करना है ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए देखिए ए बी बराबर डी ई दिया हुआ है आपके प्रश्न में। ठीक है, ए बी बराबर डी दिया है। अच्छा, ए बी समानांतर डी ई भी दिया हुआ है, ए बी समानांतर डी बी यह भी दिया हुआ है। ठीक है, यह इसके बराबर भी है और यह इसके समांतर भी है, और अभी आपने प्रमेय में देखा कि अगर ऐसा हो तो यह क्या हो जाएगा? यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न को आपने इसके सिद्ध कर दिया था आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको आपने सिद्ध कर दिया, हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो देखिए ठीक उसी प्रकार इस दूसरे नंबर में भी बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, यानी बी ई एफ सी इस चतुर्भुज को आपको समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए आपके प्रश्न तो दिया हुआ है कि यह और यह दोनों क्या है? बराबर है, और यह भी दिया हुआ है कि यह और यह दोनों समांतर है, यह दोनों बराबर है और बी सी
ई एफ के समांतर है। तो आपने अभी पर में 8.8 में पढ़ा कि अगर ऐसा हो कि बराबर भी हो भुजा और समानांतर भी हो एक दूसरे के, तो यह क्या हो जाता है, यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, तो हम यहीं पे लिख देंगे कि चूंकि बी सी बराबर ई एफ है और बी सी समानांतर है ई एफ के, अतः बी ई एफ सी यह जो है यह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, एकदम आसान है। दूसरे नंबर को भी आपने सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं इस तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। देखिए तीसरे नंबर में कह रहा है कि ए डी समानांतर सी एफ सिद्ध करना है आपको और ए डी बराबर सी एफ सिद्ध करना है। ठीक है, ए डी समानांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। इसके लिए देखिए आप इस चतुर्भुज को ये क्या कर चुके हैं, आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं, फिर इस चतुर्भुज को भी आप समांतर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को बनाने के लिए देखिए चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यानी यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो जाहिर सी बात है यह और यह बराबर और समांतर होगा। ठीक है, ए डी और बी बराबर और समांतर होगा। ठीक उसी प्रकार यह जब समांतर चतुर्भुज आप सिद्ध कर चुके हैं तो यह और यह क्या होगा, बराबर और समांतर होगा। ठीक है, बी ई और सी एफ क्या होगा, बराबर और समांतर होगा। ठीक, तो इस दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए यह इसके बराबर और समांतर है और यह इसके बराबर और समांतर है, तो इस दोनों समीकरण से यह इसके बराबर और समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ए डी समानांतर हो जाएगा सी एफ के और ए डी बराबर हो जाएगा सी एफ के। ठीक है, यह जो ए डी है इस सी एफ के बराबर भी हो जाएगा और समानांतर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तीसरे नंबर प्रश्न को भी आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर ले। अब हम चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है आपका 5 नंबर, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो देखिए 4 नंबर को आप कैसे सिद्ध करेंगे। जब आपने ए डी समांतर सिद्ध कर दिया सी एफ के, इसको आपने समांतर सिद्ध कर दिया इसके और यह बराबर है इसके। ठीक है, तो जब यह समांतर है इसके और यह बराबर है इसके, तो जाहिर सी बात है यह भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अतः इससे अगर आप इसको समीकरण 3 मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यह ए सी एफ डी यानी यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, हो गया सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कह रहा है कि ए सी बराबर डी एफ सिद्ध करना है 5वें नंबर में। तो जब देखिए जब यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो ए सी जो है डी एफ तो बराबर हो ही जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि 5वां नंबर सिद्ध करने के लिए कि चूँकि ए सी एफ डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अतः ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5वें प्रश्न को भी क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यह भी आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर लिया अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को सिद्ध करते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है यह 6 नंबर है। ठीक है, इसमें त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम कराना है आपको त्रिभुज डी ई एफ से। ठीक, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपको इसको सर्वांगसम करना है। तो इसको इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में। देखिए इस दोनों त्रिभुज में चूँकि यह समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर डी ई आप ये आपके प्रश्न में दिया ही हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर डी ई यह आपके प्रश्न में दिया है। फिर देखिए बी सी बराबर ई एफ यह भी दिया हुआ है आपके प्रश्न में, बी सी बराबर ई एफ। ठीक, अच्छा आपने चौथे नंबर में यह भी सिद्ध कर लिया तीसरे नंबर में कि ए डी बराबर क्या है, सी एफ है, नहीं ए सी बराबर डी एफ है। यानी 5वें नंबर में आपने क्या सिद्ध कर लिया था कि ए सी बराबर डी एफ है, यह बराबर यह सिद्ध कर लिया था आपने। तो इस तरह से एस 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 सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के।
ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको भी सर्वांग कर दिया। इस तरह से हम क्या कर दिए, 6 प्रश्नों को एकदम आसानी से हल कर दिए। ठीक, एकदम आसान प्रश्न था, इसको आप आशा आप समझ गए होंगे अच्छे से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 12 नंबर। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC की। यह ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक, जिसमें AB और DC एक दूसरे के समांतर है। और यह भी आपको दिया है कि AD बराबर BC है, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अब देखिए आपको क्या क्या दर्शाना है, यह चारों चीज़ इसमें दर्शाना है। ठीक, इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, चलते हैं हम कॉपी पर, देखते हैं कैसे होगा यह। हम क्या करेंगे, कॉपी में ऐसे ही चित्र बना लेंगे। देखिए यही समलंब था, ठीक, इसमें क्या क्या दिया है, AB समानांतर CD है, यानी यह भुजा के समानांतर है। और AD बराबर BC, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह प्रश्न में दिया है। आपको क्या क्या सिद्ध करना था, यह चारों हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इस चारों को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा कि इस समलंब को एक समांतर चतुर्भुज के रूप में आपको बदलना पड़ेगा। वो आपको खुद से बढ़ाना होगा। देखिए AB भुजा को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, और इसी के समानांतर में आप बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और जितना AD है उतना ही क्या करेंगे आप, इधर भी आप बढ़ा लेंगे। ठीक, आप ऐसा बढ़ाएंगे कि AD बराबर इतना हो और इसके समानांतर यह हो। ठीक, और इसका एक नाम दे देंगे आप E। ठीक, ABCDE। ठीक, अब आपका जो प्रश्न है वह थोड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए AD बराबर CE तो हो जाएगा। ठीक है, AD बराबर CE, यह दोनों बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, क्योंकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद देखिए AD बराबर BC आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे AD बराबर BC क्या है, प्रश्न में दिया है। देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, और यह भुजा के बराबर है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः क्या, कि भुजा BC बराबर भुजा EC। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक, अब जब यह भुजा और यह भुजा बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यह दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ फिर लिख देंगे अतः जब यह दोनों बराबर होगा तो यह दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कोण CBE बराबर कोण CEB, यानी यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है, अब देखिए अब आपका यह ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये पूरा ADCE यह पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए कि जब एक समांतर के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, वह दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, यह प्लस यह बराबर 180 होगा, यह प्लस यह बराबर 180 होगा। ठीक, यह प्लस यह बराबर 180, यह तो आपको पता ही है। ठीक, तो कोण A प्लस यह कोण बराबर कितना होगा, 180 होगा। इसको हम लिख लेंगे, लिख लिए कोण A प्लस, चूँकि AECD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A प्लस कोण CEB बराबर 180 डिग्री, यानी यह कोण प्लस यह कोण बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने थोड़ा देर पहले यहाँ पे सिद्ध किया है कि यह जो CEB है यह किसके बराबर है, CB के बराबर है। ठीक, तो आप यहाँ से यह भी लिख सकते हैं कि कोण A प्लस, आप इसके बदला क्या कर ले, इसको लिख ले, क्योंकि यह दोनों बराबर है। तो CEB के बदला आप क्या लिख ले, CBE, कोण CBE बराबर 180 डिग्री, यानी यह कोण प्लस यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान ले। हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए यह एक सीधा रेखा आप खींचे हैं। ठीक, और जब सीधा रेखा है तो यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण B प्लस, यानी कोण B का मतलब यह कोण हुआ प्लस यह वाला कोण। ठीक है, यानी CBE यह बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, इसको आप समीकरण 2 मान ले। यह कैसे हुआ, क्योंकि यह सीधा रेखा है और यह दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा ही, आपको तो पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ A प्लस CBE बराबर 180 हो रहा है और B प्लस CBE बराबर 180 हो रहा है। तो इस दोनों समीकरण को जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इस दोनों समीकरण से आपको क्या निकलेगा, A और B बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों में CBE जुट रहा है तो 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से A बराबर B, कोण A बराबर कोण B हो गया। ठीक है, यहाँ आपने इसको सिद्ध कर दिया। 1 नंबर में आपको यह सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब चूंकि ABCD एक
समलंब है, ठीक है। तो समलंब में क्या है, ए बी और डी सी समांतर रेखा है, ठीक। यह दोनों समांतर रेखा है। जब यह दोनों समांतर रेखा है तो जाहिर सी बात है यह प्लस यह बराबर 180 होगा और यह प्लस यह बराबर भी 180 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह प्लस यह बराबर यह प्लस यह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, यानी यह रेखा इसके समांतर है, तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। यानी यह प्लस यह बराबर यह प्लस यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो जा रहा है और यहाँ पर ए बराबर बी है, आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। यानी ए जो है इसको आप ए और बी इस दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो जब यह और यह दोनों बराबर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह और यह भी क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। अतः कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक। यही आपको सिद्ध करना था दूसरे नंबर में, यहाँ आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपने 1 नंबर और 2 नंबर को सिद्ध कर दिया एकदम आसानी से। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको आप नोट कर ले पहले, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो है इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम करना है त्रिभुज बी ए डी से, ठीक है। यानी ए बी सी आपको देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जब यहाँ से जोड़ देंगे इसको और फिर इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और यह हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। इसी दोनों त्रिभुज को क्या करना है, आपको सर्वांगसम कराना है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम दूसरे पेज में इसको बना रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या 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 समान है, देखिए ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है, क्या है, यह दोनों समान है, ठीक है, कॉमन है। इसके बाद देखिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। उसके बाद देखिए ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यह आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एस ए एस नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से, एस ए एस नियम से, ठीक है। अब जब एस ए एस नियम से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आपको इस तीसरे नंबर में क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, और इसको आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में आपको यह सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। अब देखिए चूंकि ए बी सी और बी ए डी सर्वांगसम हो गया, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो जाहिर सी बात है ए सी जो है बी डी पर ही पड़ेगा, ठीक है। और अतः ए सी बराबर बी डी हो ही जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस चौथे नंबर को भी सिद्ध कर दिया। यहाँ पे आपका यह प्रश्न हो गया, बन गया, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न को हम इसी तरह आसानी से हल करेंगे। आशा आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ हम लोग 3 और 4 नंबर को सिद्ध किए हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग 1 और 2 नंबर को सिद्ध किए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चतुर्भुज के जितने भी प्रश्न थे 8.1 के, उसको आपने अच्छे से हल किया, समझा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें प्रश्न जो था वह थोड़ा सा ज़्यादा ये लेंदी टाइप का प्रश्न सब था, इसलिए ज़्यादा समय लग गया है, ठीक है। आशा आप इसको अच्छे से समझे होंगे, बनाए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना पढ़ाई जारी रखें, खुश रहें, धन्यवाद।